हमारे पास काम की कमी नहीं है, मौके हैं, पर समस्या क्या है? काम करने वाले कैपेबल लोग हम ढूंढ ही नहीं पा रहे। इसका असर सिर्फ नौकरी नहीं, पूरे देश की कॉम्पिटिटिवनेस पर पड़ता है। आज मैं इसी का खुलासा करूंगा, क्यों स्किल्स गैप हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है और स्कूलों ने इसमें क्या रोल निभाया है। क्या डेटा कहता है स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटीज के नंबर्स क्या हैं? कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? स्कूल और एजुकेशन सिस्टम की क्या बड़ी गलतियां हैं और क्या किया जा सकता है, उन सबके प्रैक्टिकल समाधान भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ कुछ साफ आंकड़े हैं जिन पर ध्यान दीजिए। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जैसे बड़े एनालिसिस बताते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी अभी भी आधी के आसपास है, यानी हर बार नहीं, पर बहुत से ग्रेजुएट इंडस्ट्री रेडी नहीं मिलते। समझिए, कॉम्पिटिटिवनेस सिर्फ एक्सपोर्ट या जीडीपी नहीं है। कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब है तुम ग्लोबल मार्केट में कौन सा वैल्यू ऐड कर सकते हो, तुम इनोवेशन प्रोडक्ट्स बना सकते हो, तुम प्रोडक्शन कॉस्ट कम रखकर हाई क्वालिटी दे सकते हो या नहीं। इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल, यानी स्किल्ड वर्कफोर्स। अगर एक देश के पास इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, मैनेजर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, डिजिटल स्पेशलिस्ट सही स्किल सेट के नहीं है, तो विदेशी कंपनियां वहां इन्वेस्ट करने से हिचकेंगी। कुछ सेक्टर्स जहां स्किल्स की कमी बहुत बड़ा असर दे रही है, जैसे आईटी एंड डिजिटल सर्विसेज। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। एआई, एमएल, डेटा एनालिटिक्स के लिए फ्रेश टैलेंट में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, और इसमें कई कंपनियां बताती हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को बेसिक कोडिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी रिट्रेन करना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए स्किल्ड ऑपरेटर्स, मेंटेनेंस टेक्नीशियंस, ऑटोमेशन इंजीनियर्स चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो मेक इन इंडिया का लाभ बहुत कम हो जाएगा। अगर हेल्थ केयर की बात करें तो उसमें ट्रेंड नर्सेज, टेक्नीशियंस, बायोमेडिकल इंजीनियर्स, हर जगह स्किल शॉर्टेज है। बिना ट्रेंड वर्कफोर्स के हेल्थ केयर स्केलिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। रिन्यूएबल एनर्जीज और क्लीन टेक में भी नए प्रोजेक्ट्स के लिए इंस्टॉलर्स, मेंटेनेंस स्टाफ, ग्रिड टेक्नीशियंस चाहिए। ये लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाते हैं, पर स्किल शॉर्टेज से प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं। इन सब सेक्टर्स में कंपनीज को या तो टैलेंट को इंपोर्ट करना पड़ता है या लोकली ट्रेनिंग पर हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जो समय और पैसा दोनों लेते हैं। मैं कुछ छोटे छोटे रियल लाइफ उदाहरण देता हूं, उनसे हम समझेंगे। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक रीजनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी ने लोकल कॉलेज से हायरिंग की। ग्रेजुएट्स को मशीन चलाने के लिए 6 महीने के लिए ऑन दी जॉब ट्रेनिंग देनी पड़ी। ट्रेनिंग कॉस्ट और डाउन टाइम और प्रोडक्टिव लॉसेस की वजह से प्रोजेक्ट का मार्जिन ही घट गया। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक आईटी स्टार्टअप कंपनी ने कैंपस हायरिंग में 50 ग्रेजुएट्स लिए। 70% को बेसिक कोडिंग लॉजिक समझाने में प्रॉब्लम आई। कंपनी ने इंटरनल बूट कैंप चलाया। इसने टाइम टू मार्केट डिले किया और प्रोडक्ट लॉन्च बहुत ज्यादा स्लो हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर एनजीओ ग्रामीण क्लिनिक में स्किल्ड नर्सेज नहीं मिली, इसलिए सर्विसेज सीमित रही। एनजीओ को एक्सटर्नल ट्रेनिंग कैंप्स लगाने पड़े, जिससे डिलीवरी बहुत ज्यादा बाधित हो गई। इन छोटे छोटे उदाहरणों से पता चलता है कि स्किल्स की कमी सिर्फ एकेडमिक समस्या नहीं, इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम भी है। कभी आपने सोचा है कि भारत जैसा बड़ा देश जहाँ करोड़ों युवा हैं, वहाँ हर साल इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? क्यों हमारे पास हर क्षेत्र में मैन पावर तो है, लेकिन कैपेबल लोग कम है? क्यों ग्लोबल कंपनीज भारत में ऑफिस तो खोलती हैं, लेकिन टॉप पोजीशंस पर विदेशी प्रोफेशनल्स को बिठाती है? असल में हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि कैपेबल टैलेंट को पहचानने और तैयार करने की कमी है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन 2025 तक 1 बिलियन से ज्यादा होगी, लेकिन इसमें से केवल 4.7% लोगों के पास फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग है। ये बहुत बड़ा गैप है। अब सोचिए, चीन में ये आंकड़ा लगभग 24% है और जर्मनी जैसे देशों में 75% से भी ऊपर। इसका मतलब साफ है, हमारे पास लोग हैं, बहुत हैं, लेकिन ट्रेंड, कैपेबल और स्किल्ड लोग बेहद कम है। क्या हो रहा है ये हमारे स्कूलों में? स्कूल वो जगह है जहाँ बच्चों को दुनिया समझनी चाहिए, लेकिन हमारे स्कूलों में बच्चों को बस सिलेबस समझाया जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम रिजल्ट बेस्ड है, स्किल्ड बेस्ड नहीं है। हमने बच्चों को सोचने से ज्यादा रटने की ट्रेनिंग दी है, और फिर हम कहते हैं बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है। कैसे होगा कॉन्फिडेंस जब उसकी क्यूरियोसिटी को हर रोज मारा जा रहा है? आज ग्लोबल मार्केट में जिनकी डिमांड है वो है प्रॉब्लम सॉल्वर्स, क्रिएटिव थिंकर्स, क्रिटिकल डिसीजन मेकर्स। माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, गूगल, इन कंपनियों में किसी को ये नहीं देखा जाता है कि उसने कौन सा सिलेबस पूरा किया है, बल्कि ये देखा जाता है कि वो कितनी गहराई से सोच सकता है। हमारे यहाँ बच्चे मार्क्स के हिसाब से compete करते हैं, जबकि दुनिया में लोग आइडियाज के हिसाब से काम करते हैं। जैसे 2024 के एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER के मुताबिक ग्रामीण भारत में 8वीं क्लास के 25% बच्चे बेसिक गणित नहीं कर पाते।
और 50% बच्चे अपनी क्लास से 2 सतर नीचे की किताबें भी नहीं पढ़ सकते। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में 85% नौकरियां 2030 तक बदल जाएंगी, लेकिन सिर्फ 25% लोग उन नई नौकरियों के लिए तैयार होंगे। इसका मतलब है हमारा देश जॉब बनाने की रफ्तार से ज्यादा अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स बना रहा है। स्कूलों का सबसे बड़ा दोष यही है कि वो कॉम्पिटेंस नहीं, कंप्लायंस सिखाते हैं। इनमें दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉम्पिटेंस मतलब होता है खुद सोचने वाला, बनाने वाला और हल निकालने की क्षमता रखने वाला बच्चा, और कंप्लायंस मतलब जैसा कहा गया वैसे का वैसा करने वाला। हर जगह सुनते हैं डिसिप्लिन जरूरी है, और ये बात ठीक है, पर कोई ये नहीं कहता कि डिसिप्लिन के साथ थिंकिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों को ओबीडेंट बनाना आसान होता है, पर कैपेबल बनाना थोड़ा सा मुश्किल, और हमने हमेशा रास्ते आसान वाले चुने हैं। इसलिए फिनलैंड में 90% बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन के बाद स्किल बेस्ड जॉब्स में जाते हैं। इंडिया में 70% बच्चे ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं, पर उनमें से सिर्फ 25% एम्प्लॉयबल होते हैं। इंडिया के टॉप कॉर्पोरेटर्स इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस हर साल लाखों ग्रेजुएट्स हायर करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग पर अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि कॉलेज ने उन्हें जॉब रेडी नहीं बनाया। नेस्कॉम की रिपोर्ट कहती है भारत में हर साल 90 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन सिर्फ 25% ही इंडस्ट्री रेडी होती है। इसका मतलब हम एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट में स्किल्स नहीं, सर्टिफिकेट निकलते हैं। हर देश की ताकत उसकी फैक्ट्रीज या वेपन्स नहीं, उसके थिंकर्स होते हैं। जर्मनी ने अप्रेंटिसशिप सिस्टम से अपने बच्चों को हाथ से काम करना सिखाया। जापान ने केजन कल्चर सिखाया ताकि हर दिन बेहतर कैसे बना जा सकता है। हमने क्या सिखाया? बोर्ड एग्जाम्स में 90% लाओ। इंडिया में क्रिएटिव सब्जेक्ट्स को टाइम पास माना जाता है, जबकि डेवलप्ड देशों में वही सब्जेक्ट इनोवेशन पैदा करता है। अगर हमें सच में ग्लोबल लेवल पर compete करना है तो हमें 3 चीजें बदलनी होंगी। करिकुलम को सोचने वाला बनाना पड़ेगा, रटने वाले की बजाय। हर सब्जेक्ट में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को जोड़ना पड़ेगा। टीचर्स को भी लर्नर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो टीचर्स खुद नहीं सीखते वो बच्चों को नहीं सिखा सकते, इसलिए थोड़ा काम हमें उनकी ट्रेनिंग्स पे भी करना पड़ेगा। असेसमेंट को स्किल बेस्ड बनाओ। एग्जाम सिर्फ याददाश्त का टेस्ट नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग का होना चाहिए, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगा तो एग्जाम करना या ना करना बिल्कुल बेकार की बात है। भारत में सबसे बड़ी पॉपुलेशन एक एडवांटेज है, लेकिन अगर हमने उस पॉपुलेशन को कैपेबल नहीं बनाया तो यही पॉपुलेशन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। हमें जरूरत है थिंकर्स की, मेकर्स की, ड्रीमर्स की, और ये सब तभी आएगा जब शिक्षा का सिस्टम थोड़ा सा बदल जाएगा। हमारे देश की कॉम्पिटिटिवनेस उसकी एजुकेशन से तय होती है। ग्लोबल मार्केट में वही देश आगे बढ़ता है जो स्किल्स में आगे है। इंडिया को भी अब ये समझना होगा कि डिग्रीज नहीं, कैपेबिलिटी चाहिए, सर्टिफिकेट्स नहीं, कॉम्पिटेंस चाहिए। और अगर स्कूलों ने इसे नहीं समझा तो अगली पीढ़ी हमारी आज से भी थोड़ी ज्यादा कंफ्यूज होगी। इसलिए अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि इस पे थोड़ा काम करना चाहिए, थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए